हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल प्रेजेंट द करंट अफेयर शो में। इस सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं दिन प्रतिदिन की होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आज हम देखेंगे इस क्रम में दिसंबर 31 का करंट अफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए। इसके अलावा आप लोग हमें दिए हुए हैंडल्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम विभिन्न सूचनाएं पोस्ट करते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करते चला कीजिए और कमेंट भी करते रहिए कि आप किस तरीके के बदलाव चाहते हैं, क्या कमियां हैं हमारे वीडियोज़ में, जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। आज की सुर्खियाँ क्या हैं? सबसे पहले हम जानेंगे भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, कहाँ पे हुआ है देखेंगे हम। इसके बाद हम देखेंगे डिजिटल इंडिया अवार्ड दिए गए हाल ही में, ये किसे क्या अवार्ड मिला है ये जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे EU UK पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डील के बारे में जानेंगे थोड़ा। इसके बाद हम देखेंगे वैश्विक टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण गठबंधन गावी जिसको बोला जाता है, इसके बारे में चर्चा में क्यों है हाल ही में। इसके बाद में डिस्कस होगा हमारा वन लाइनर्स आज का। तो आज हम इस क्रम में देखेंगे 8 वन लाइनर्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है वन लाइनर्स, तो अंत तक देखिए आप वीडियो को। सबसे पहला डिस्कशन क्या है हमारा, भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है लेह लद्दाख में। ठीक है, ठीक, हमें याद रखना है कि भारत का सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र वर्तमान में अब कहाँ हो गया है लेह लद्दाख में। इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे देश के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो कुछ खास बातें जान लेते हैं इस खबर के बारे में। खास बातें क्या हैं? सबसे पहले ये सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र है। ठीक, तो इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये? भैया ये 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, 3500 मीटर काफ़ी अच्छी ऊंचाई होती है, 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ठीक, इसके अलावा इससे फ़ायदा क्या होगा? तो लेह लद्दाख के रीजन में जो नुब्रा वैली है, चांगथांग है, पैगोंग झील जिसको आपने 3 इडियट पिक्चर में देखा होगा, जस्कर, कारगिल, द्रास, डाबायाम जिसको आर्यन घाटी बोलते हैं, खलसी जैसे अनेक पर्यटन स्थल हैं। तो इससे क्या होगा, मौसम विज्ञान केंद्र वहाँ स्थापित हो गया। तो अब जो पर्यटक वहाँ जाते हैं उनको पहले से ही वहाँ के मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिली रहेगी और उस जानकारी के आधार पर वो अपनी ट्रिप को प्लान कर पाएंगे। तो कुछ बातें और जान लेते हैं कि वर्तमान में भारत में 6 मौसम विज्ञान केंद्र काम कर रहे थे, अब ये 7वां केंद्र हो गया है। तो 6 मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ थे? पहला मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, भारत के 4 जो महानगर हैं। इसके अलावा नागपुर और गुवाहाटी में। ठीक है, अब ये कौन सा हो गया है? अब ये 7वां केंद्र हो गया। तो याद रखना है अब भारत में कितने मौसम विज्ञान केंद्र? तो भारत में 7 मौसम विज्ञान केंद्र हैं। ठीक, अब कुछ बातें लेह के बारे में जान लेते हो कि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग एरियाज़ के बारे में अक्सर पूछा जाता है। ठीक, तो हम जान लेते हैं लेह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, देखिए मैंने मेंशन किया है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला वो है कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो कारगिल जो जिला पड़ता है वो इसके पश्चिम में, लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसके दक्षिण में, और एक्साई चिन जिसको बोलते हैं हम लोग वो इसके पूर्व में है। और लेह को श्रीनगर से क्या जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 NH1 लेह को श्रीनगर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए। अगली खबर क्या है? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 ये कब दिए गए? कल 30 दिसंबर को ये दिए गए। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस अवार्ड को आभासी तौर पर दिया जा रहा है या ऑनलाइन तरीके से दिया जा रहा है। इसके पहले ये अवार्ड हमेशा फिजिकली दिए जाते थे। तो जान लेते हैं किसको क्या अवार्ड मिला। तो देखिए ये जो 2020 का अवार्ड था ये 6ठा सीजन था। इसके पहले 5 सीजन आयोजित हो चुके हैं इस अवार्ड के। ठीक है, अब 7 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। हरियाणा सरकार को अंत्योदय सरल परियोजना के लिए पुरस्कार दिया गया। बिहार सरकार ने सहायता मोबाइल ऐप जो कि महामारी से जुड़ी हुई थी, महामारी श्रेणी में बिहार को ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की खाद्य और नागरिक आपूर्ति के लिए पुरस्कार दिया गया है। और पश्चिम बंगाल ने ई आबकारी परियोजना के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो ये कुछ हाईलाइट्स थे। इसके अलावा कुछ मंत्रालयों ने अलग अलग पुरस्कार जीते जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग डिजिटल इंडिया पुरस्कार के बारे में। तो इसका सबसे पहला आयोजन कब हुआ था? ये शुरू हुआ था वर्ष 2009 से। इसके बाद इसके 3 वर्ष बाद 2012 में इसका दोबारा आयोजन हुआ। उसके बाद से हर 2 साल बाद इसका आयोजन होता है। 2012, 2014, 2016, 2018 और 2020 में आयोजन हुआ है इसका। ठीक है, इसीलिए इनको द्विवार्षिक पुरस्कार बोला गया। 2014 तक इन अवार्ड्स को हम लोग जानते थे वेवरत्न अवार्ड से, लेकिन 2014 में जब एनडीए गठबंधन की सरकार आई तो उसने इसका नाम बदल के डिजिटल इंडिया पुरस्कार कर दिया। तो हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन बातों को। अगली खबर क्या है? EU-UK पोस्ट ब्रेक्जिट डील। तो आप जैसे जानते होंगे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, वो क्या है उसने EU से अपने कदम पीछे खींच लिए है, यानी यूरोपियन यूनियन से वो बाहर हो गया है। इसी को ब्रिटेन और एग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट कहाँ से? यूरोपियन यूनियन से, इसी को बोला गया ब्रेक्जिट। ठीक है, और इसके लिए यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के बीच एक डील हुई जिसको बोला गया पोस्ट ब्रेक्जिट डील की। ब्रेक्जिट खत्म होने के बाद यूनाइटेड किंगडम
ईयू की कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से ट्रेड करेगा, किस तरीके से उनका व्यवहार रहेगा, जो उनकी पहले की परियोजनाएं थी उस तरीके किस तरीके से पूरी होंगी, जो नागरिकों का आवागमन होता था बिना किसी रोक टोक के वो किस तरीके से होगा। तो वो डील हुई भी हाल ही में। उस डील पे यूके की जो संसद थी उसने कल वोटिंग की और वोटिंग में उस डील को पास कर दिया गया। अब ये डील जो है क्या हो जाएगा, एक कानून बन जाएगी यूके के लिए। तो कुछ खास बातें और जान लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जानते हैं यू के बारे में, क्योंकि बार बार चर्चा यू की हो रही है। तो यू में वर्तमान में 27 कंट्री रह गई, पहले 28 कंट्रीज थी, लेकिन यूके के बाहर आने के बाद अब वहाँ पे 27 कंट्रीज रह गई हैं। ठीक है, ये क्या है, एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है यूरोप का। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 की हुई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ठीक, तो यूरोपियन संसद भी है, सारे देशों के जो अलग अलग लीडर्स हैं इनकी एक संसद बनाई गई मिलीजुली, जहाँ से हर देश के कुछ लीडर्स अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ की संसद में। वर्तमान में यूरोपियन संघ की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो जर्मनी कर रहा है। और क्रोएशिया ईयू का सबसे नया सदस्य जो कि 2014 में शामिल हुआ था। अक्सर एग्जाम में पूछा आता है, पहले भी पूछा गया 1-2 साल में कि यूरोपियन यूनियन का सबसे नया सदस्य कौन सा, तो हमें याद रखना है क्रोएशिया सबसे नया सदस्य है। और हाल ही में बोस्निया एंड हर्जोगोविना और सर्बिया के साथ इनकी चर्चा चल रही है कि उनको ईयू में लाया जाए ना लाया जाए, उनकी नेगोशिएशन चल रही हैं। इसके अलावा एक और इसमें घटनाक्रम हुआ है कि ब्रिटेन ने ईयू से निकलने के बाद पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, वो भी तुर्की के साथ। इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि अगर आपसे एग्जाम में कहीं भी पूछ दे कि ब्रिटेन ने ईयू से निकलने के बाद पहला एफटीए किसके साथ किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ किया, तो वो तुर्की के साथ किया। अगली खबर हमारी वैश्विक टीकाकरण प्रशिक्षण गठबंधन, जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गावी आम भाषा में। क्या हुआ है इसमें कि हमारे देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वो इसके मेंबर बने हैं, हाल ही में इसके बोर्ड के सदस्य के तौर पर नामित हुए हैं। तो यहाँ पे जानने लायक 2 बातें हैं कि गावी क्या है और गावी बोर्ड क्या है। ठीक, तो हम पहले जान लेते हैं गावी बोर्ड क्या है। तो गावी बोर्ड क्या है, गावी का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसमें 28 सदस्य हैं। वर्तमान में नाइजीरिया के नागोजी ओकोंजो इवेला क्या हैं, इसके चेयरपर्सन है, इसे चेयर कर रहे हैं। इसमें जो यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है गावी के चार स्थायी मेंबर्स हैं। तो कुछ बातें गावी के बारे में जान लेते हैं। गावी का गठन कब हुआ था, तो गावी का गठन हुआ था वर्ष 2000 में। संस्थाओं के गठन वर्ष अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि गावी का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका काम क्या है कि जो कमजोर और विकासशील देश हैं वहाँ के बच्चों हेतु नए एवं अप्रयुक्त टीकों के उपलब्ध कराने हेतु समान लक्ष्यों वाले सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक साथ लाता है। मतलब अलग अलग बॉडीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, जिससे कि विकासशील देशों में वैक्सीन की कमी ना होने पाए। वहाँ पर जो भी बीमारियाँ हैं जो कि वैक्सीन से सही हो सकती हैं वो सभी आसानी से ठीक हो जाए। तो नीचे मैंने दिया है कि कौन कौन से मेंबर्स इसमें अटैच है, आप लोग इसको देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, कुछ खास इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं आज के वन लाइनर्स। सबसे पहला वन लाइनर हमारा क्या है, इस समुद्र विज्ञान और पूर्वानुमान सेवाओं के बारे में जानकारी साझा करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च की। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, डिजिटल ओशन एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमें डिजिटल ओशन याद रखना है। किसने लॉन्च की है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि भारत जो ब्लू इकॉनमी बनने का सपना देख रहा है वो पूरा होगा। ठीक है ना, इससे डिजिटाइजेशन होगा। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं इसका डेवलपमेंट किसने किया। तो उसका डेवलपमेंट किया है INCOIS। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने इसका डेवलपमेंट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया है डिजिटल ओशन एप्लीकेशन को, INCOIS ने बनाया है। INCOIS क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त बॉडी है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा। अगली खबर क्या है कि भारत सरकार ने स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली को निर्यात के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो भारत के रक्षा मंत्री ने बताया है कि निर्यात से क्या होगा, भारत का राजस्व बढ़ेगा। ठीक है, तो आकाश मिसाइल पहली मिसाइल होगी जिसको निर्यात करेंगे हम लोग। ठीक है, का याद रखिएगा कि अगर पेपर में आता है हाल ही में भारत सरकार ने किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है, तो मैं याद रखना है आकाश मिसाइल को निर्यात को मंजूरी दी है। इसके अलावा दूसरी खबर क्या है कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, जो कि कहाँ पड़ता है, पिंपरी चिंचवाड़ पड़ता है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है पिंपरी चिंचवाड़। ठीक, उसने UNDP के साथ मिलकर भारत के पहले, ठीक है ना, भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने के लिए हस्ताक्षर किए, याद रखना है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, जो कि स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक, अगली खबर, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का नाम क्या है, एक्शन एजेंडा फॉर एन
आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो याद रखना है एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया? इस रिपोर्ट को तैयार किया है प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC नई दिल्ली ने। ठीक है, अगली खबर क्या है हमारी? केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री कौन? श्रीपद यशो नाइक। इन्होंने क्या किया है? हाल ही में एक कोंकणी पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का नाम क्या है? सूत्र निवेनाची सूत्र एक अनुभव। ठीक है, तो इस पुस्तक की राइटर कौन है? इस पुस्तक की राइटर है डॉक्टर रूपाचारी। ठीक, हमें याद रखना है किताब और लेखक आते हैं पेपर में अच्छे खासे, 1 से 2 क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप किताबों के नाम लगातार मैं आपको बताता रहता हूँ करंट अफेयर में, आप लोग देखते रहिए, लिखते रहिए इनको। ठीक है, अगली खबर क्या है कि हाल ही में म्यांमार की नौसेना ने सिंधुवीर पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है। ठीक है, तो सिंधुवीर पनडुब्बी जो है भारत की बनाई हुई पनडुब्बी है। इसको भारतीय नौसेना ने अक्टूबर 2020 में म्यांमार को सौंपा था। ठीक है, तो ये म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी। इसके पहले म्यांमार के पास कोई पनडुब्बी नहीं होती थी। भारत के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इस पनडुब्बी की मरम्मत करके इसे वापस उन्हें दिया था। ठीक है, अगली खबर क्या है कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने हाल ही में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 बिल को सहमति दे दी है। ये बिल किस संबंध में है? इस बिल का संबंध अंतर धार्मिक विवाह या इंटरफेथ मैरिजेज में है, जो कहते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है शादी की वजह से, आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है काफ़ी न्यूज़ चैनल पे, तो उसी से रिलेटेड है। किसने इसको बिल को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी। इसके कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने भी इसी प्रकार के एक बिल को मंजूरी दी थी, और 3 दिन पहले खबर थी कि हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इस प्रकार के एक बिल को मंजूरी दी है। ठीक है, अगली खबर क्या है हमारी? अगली खबर है विस्टाडोम टूरिस्ट कोच। ठीक है, इसने क्या किया? स्पीड ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटा के परीक्षण को सफलतापूर्वक पास कर लिया। ठीक है, अब इस परीक्षण के बाद इसको चलाया जाएगा कहाँ पे? यूनेस्को की विश्व धरोहर नीलगिरी माउंटेन रेलवे पे। ठीक, कब से? आज से 31 दिसंबर से। याद रखिएगा, नीलगिरी माउंटेन रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर में आता है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भारत के तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो हमें याद रखना है भारत के तमिलनाडु राज्य में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल आता है ये, और कहाँ कौन सा स्थल? नीलगिरी माउंटेन। ठीक, यहाँ पे 31 दिसंबर से चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? विस्टाडोम टूरिस्ट कोच। काफी इंपॉर्टेंट थे आज की करंट अफेयर आपके लिए। मिलते हैं आपसे कल के करंट अफेयर में। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको यथासमय हमारी वीडियोस मिलती रहें।